कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। मित्रों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है अनुभव के इस मंच पर। और आज हमारे बीच हैं श्री राम गणेश जी, जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और वर्ष 81 के पीसीएस वर्ग से आपका संबंध रहा है और एक लंबी इनिंग इन्होंने खेली है प्रशासन की। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासनिक दायित्वों के अलावा भी समाज के कई पहलुओं से ये जुड़े रहे, लिखने पढ़ने में भी इनकी दिलचस्पी रही, फिलॉसफी से भी जुड़े रहे। तो मुझे लगता है कि आपसे बात करके हमारे जो श्रोता हैं आपकी बातों से लाभान्वित होंगे, उनको आनंद आएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुभव के इस प्लेटफॉर्म पर। तो राम गणेश जी, थोड़ा सा हमें आप अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों के बारे में बता दें। देखिए, प्रतापगढ़ जनपद के एक बहुत ही सुदूर गांव में, पिछड़े हुए गांव में अच्छा, जहां अक्सर बाढ़ भी आया करती थी, लोगों के घर गिर जाया करते थे, फसलें डूब जाती थी। वहां मेरा जन्म हुआ। तो मैंने शुरू से ही ग्रामीणों की समस्याओं को देखा, समझा, अनुभव किया, उसको जिया। और तभी और संजोग से ऐसा हुआ कि मैं प्रेमचंद के साहित्य से बड़ा प्रभावित हुआ। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ने गया तो प्रेमचंद का गोदान मुझे पढ़ने, और गोदान मैंने शुरू किया और मतलब बीच में रोका नहीं उसको, बस सोते समय 5-4 घंटे के लिए रोका। अदरवाइज गोदान मुझे इतना अच्छा लगा प्रेमचंद, उसमें किसानों की समस्याएं, तो गोदान से मेरा जीवन बड़ा प्रभावित रहा। और पूरी सर्विस में किसी भी किसान को मैं देखता था तो प्रेमचंद का गोदान का होरी याद आ जाता था, होरी या उनकी पूछ की रात का हल्कू नजर आता था, या कोई न कोई पात्र उनका। हाँ, तो गोबर ये सब तो हमारे आसपास टहलते मिल जाएंगे। जी, गोबर, धनिया, सभी अभी भी सभी पात्र उनके जीवन थे। जी। और पूरा प्रासंगिक है। कहाँ पोस्टिंग रही आपकी? मेरी देखिए, शुरू में मेरी पोस्टिंग आजमगढ़ जनपद रही, 5 साल वहाँ रहा। फिर 3 साल में बरेली में रहा, एक ही तहसील में, बहेड़ी। उसके बाद फिर मैनपुरी में रहा, मैनपुरी के बाद फिर गाजीपुर में पोस्टिंग हुई, गाजीपुर से फिर बलिया रहा, बलिया के बाद फिर 3 महीने तक लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में डेपुटेशन पर रहा। फिर अर्बन डेवलपमेंट में डायरेक्टरेट में 2 साल ज्वाइंट डायरेक्टर रहा। फिर रीजनल लेबर कमिश्नर करीब 4.5 साल रहा। फिर थोड़े दिन सचिवालय में रहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी। उसके बाद फिर जो है एडीएम सुल्तानपुर रहा। एडीएम सुल्तानपुर के बाद फिर मैं सीडीओ बाराबंकी, सीडीओ जौनपुर और सीडीओ लखनऊ। उसके बाद फिर विशेष सचिव समाज कल्याण, विशेष सचिव। उसके बाद फिर प्रमोशन हो गया तो 2 जिलों में डीएम। अच्छा, अब आप इतनी लंबी आपकी पाली रही जी, जब आप पलट के देखते हैं अपने पूरे जीवन के घटनाक्रम को, तो अब आपको कैसा लगता है? देखिए, ऐसा है कि मुझे जीवन एक, वैसे तो मैं प्रगतिवादी व्यक्ति हूँ, प्रेमचंद से प्रभावित, लेकिन कुछ चीजें जीवन में नियत सी लगती हैं। जैसे हाई स्कूल बोर्ड मैंने गांव से इम्तिहान दिया, ये जरूर सोचता था कि मेरा अच्छा नंबर आएगा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा हाई स्कूल में पूरे प्रदेश में पहली पोजीशन आ जाएगी। जब ये रिजल्ट आया तो मुझे
एक बहुत ही मिस्टीरियस मिरेकल सा लगा, और मुझे लगा कि ये किसी अनसीन पावर की देन है। इसी तरीके से जीवन में कुछ अन्य घटनाएं भी घटी जिनमें मुझे लगा कि इसमें कहीं न कहीं किसी अनसीन पावर की, किसी मिस्टीरियस पावर का कोई ना कोई योगदान है, मुझे ऐसा लगा। जीवन वैसे भी लोग कहते हैं कि जीवन किसी का भी बहुत सीधी रेखा में नहीं चलता है, कुछ न कुछ इवेंट्स अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। मेरा तात्पर्य ये था कि जो पिछले 2-3 दशकों में सामाजिक संरचना में विघटन बहुत हुआ है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आदमी बहुत मेटेरियलिस्टिक हो रहा है। अगर आप जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़ें तो उसमें ईड़ा और श्रद्धा का जो युद्ध है, जो संघर्ष है, वही आज के मनुष्य की विडंबना है। वो कभी भौतिकता की ओर ज़्यादा दौड़ता है, लेकिन जब उसको 1-2 झटके लगते हैं तो फिर वो अध्यात्म की ओर आता है। भावना से ज़्यादा, इमोशन से ज़्यादा वो बुद्धि से मिसगाइड हो रहा है, और यही उसके दुख का कारण है। इसीलिए मैंने कभी सोचा था कि साहित्यकारों से मैंने एक अपेक्षा की थी कि समय श्रृंगार का बीता, गजल अंगार पर लिखिए, वाह, गुलाबों की नजाकत छोड़िए, तलवार पर लिखिए, वाह, प्रशंसा ताज महलों की, बहुत कुछ कर सके तुम सब, किसी मजदूर की गिरती हुई। बहुत बढ़िया। मैं लेबर डिपार्टमेंट में भी 4.5 ये गीत तो पहले पूरा सुनाइए। बस इतना ही याद अच्छा, है। याद है, कोई बात नहीं। हाँ। और कुछ कहीं प्रकाशन वगैरह भी? नहीं, प्रकाशन नहीं, बस ये है कि फिलॉसफी का व्यक्ति था और ग्रामीणों की समस्याओं को मैंने बहुत नजदीक से देखा था। और जब भी मेरा मतलब फील्ड में ही रहा अक्सर, एसडीएम के रूप में मैं विनोबा भावे से भी बड़ा प्रभावित। अच्छा। उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 8 लाख किलोमीटर पैदल यात्रा की थी, और सर्वोदय में भूदान में बहुत गरीब लोगों को जमीन आवंटित की। जब मैं एसडीएम हुआ तो मुझे लगा कि जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट में मुझे पूरा अधिकार है और मेरी ड्यूटी भी है। तो मैं जहां जहां रहा, जितनी गांव सभा की जमीन थी, जितने भूमिहीन पात्र व्यक्ति थे हायरार्की के अनुसार, यथासंभव मैं संडे के दिन भी जाकर एक एक गांव में मैंने यही कोशिश की कि जितने पात्र भूमिहीन लोग हैं उनको विचारों को भूमि का आवंटन करके उनको कब्जा दिलाया जाए। किसी गांव में जब जाते थे, मैं रोज किसी न किसी गांव में जाता था, देखता था कि एक आदमी के पास, बेचारे के पास घर नहीं है बिल्कुल, कई लोगों के पास छप्पर नहीं है। गाँव का बड़ा आदमी तो गाँव सभा की 5 एकड़ जमीन पर कब्जा किए है, छोटा आदमी बेचारा जो है वो पेड़ के नीचे छप्पर डाल करके सो रहा है। फिर मैंने उसको एसडीएम को अधिकार होता है 136 वर्ग मीटर जमीन सुओ मोटो दे सकता है। तो मैंने जिस गांव में जिन को इस तरह से पाया, सबको इस तरह के जमीन का आवंटन कराया, और रेस्पेक्टिव बीडीओ से रिक्वेस्ट करके, उनसे बात करके उनको इंदिरा आवास या जो आवास की सुविधाएं थी वो भी यथासंभव मुहैया करवाए। एक जॉब सेटिस्फेक्शन होता कि चलो आज हमने जो है किसी का मदद किया। महाभारत के भीष्म पर्व का एक श्लोक मुझे बहुत प्रभावित करता है। अच्छा। न तो हम कामये राजन न राज्यम न पुनर्भोग, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाश। ये मालवीय जी ने अपना मोटो बनाया था। जी मोटो बनाया मालवीय जी ने। तो ये मेरे जीवन का समझ लीजिए एक वो है। और जैसे गांधी जी कहते थे कि दरिद्र नारायण की सेवा करो, पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को देखो, उसकी समस्या का समाधान करो। तो जिस भी दिन मैं किसी न किसी परेशान आदमी की मदद नहीं कर पाता था, मुझे लगता था आज का दिन सार्थक नहीं हुआ, आज का दिन ऐसे निरर्थक चला। ये जितनी भी बातें आपने कही, जो सर्वोदय आंदोलन है या देखिए, हम लोग वेलफेयर स्टेट में काम करते हैं, तो हर व्यक्ति का वेलफेयर सुनिश्चित करना, लेकिन ये शासन नहीं कर सकता जब तक इंडिविजुअल में ये जागृति नहीं आएगी। देखिए, शासन जैसे एसडीएम इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन हिज सब डिवीजन, डीएम इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन हिज डिस्ट्रिक्ट। तो भाई, वन शुड बी वेरी हार्ड टास्क मास्टर। खूब काम करना चाहिए आदमी को, थकना नहीं चाहिए। किसी ने कहा है ना कि पाँव को चलने से कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई है, जब कभी आराम करता हूँ तो थक जाता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। आदमी को खूब मेहनत करना चाहिए। वन शुड बी वेरी हार्ड टास्क। नहीं, ये जो समाज के प्रति दायित्व की जो भावना थी जी पीढ़ी में, वो अब कम नजर आती है। क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, ये संस्कार की भी बात होती है, और मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि भावना कम है। नई पीढ़ी, नई जनरेशन के भी जो लोग आ रहे हैं यूपीएससी से या पीएससी से, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में मुझे लगता है कि वो संवेदनशीलता शायद कभी कभी लैग करती है। हो सकता है कामों की अधिकता से हो, या हो सकता है कि कहीं
एक कारण है, जो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कि आजकल की नई जनरेशन जो है साहित्य कम पढ़ती है। साहित्य क्या पढ़ती कम है। मैकबेथ को नहीं पढ़ा, पढ़ते ही नहीं। मैकबेथ नहीं पढ़ा, जिन्होंने कामायनी नहीं पढ़ा, गोदान नहीं पढ़ा, कोर्स बुक पढ़ने से बहुत, जिन्होंने शेक्सपियर के नाटक नहीं पढ़े, जिन्होंने मतलब कि संस्कृत के प्रसाद निराला, जयशंकर प्रसाद को, पंत को नहीं पढ़ा, जिन्होंने प्रेमचंद जी को पूरी तरह से नहीं पढ़ा, नहीं समझा, गोरकी को नहीं पढ़ा, साहित्य नहीं पढ़े, उनके अंदर थोड़ा सा संवेदनशीलता मुझे लगता है कम रहती है। लोगों की समस्या को, लोग कहते हैं ना, कभी भूल कर किसी से न करो सलूक ऐसा कि जो तुमसे कोई करता तुम्हें। वाह वाह। तो हर आने वाले को यही देखते थे। मुझे एक वजह ये भी लगती है कि हम जिंदगी के इतने संघर्षों में हम जो संस्कार हमें अपनी पीढ़ी को देने चाहिए थे जी, वो शायद हम उस स्तर तक नहीं दे पाए। नहीं दिए। देखिए, हम लोगों की भी गलती है। वो है कि लोग सोचते हैं कि हमारा समय तो बीत गया, हमसे क्या मतलब। कहते हैं पुष्पों, पुष्प क्या है, अपना करो ख्याल हमारी तो कट गई। पुष्पों के मुस्कुराने पे कहते हैं हंस के फूल, गुंजों के मुस्कुराने पे कहते हैं हंस के फूल, अपना करो ख्याल हमारी तो कट गई। तो जो हमारी जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, इनको लगता है मेरा समय बीत गया, नई जनरेशन जैसे जा रही जिस तरफ उसको जाने दो, लेकिन ये पे बैक टू सोसाइटी नहीं है। नहीं, सामाजिक सरोकार से अगर आप मुंह फेरेंगे और धरोहरों को बचाने की चिंता नहीं करेंगे, तो ये घोर पाप करेंगे तो आप, मेरे विचार से। समाज के प्रति आपका अन्याय है और आपने अपनी ड्यूटी समाज के प्रति नहीं निभाई। पे बैक टू सोसाइटी का दायित्व आपने निर्वहन नहीं किया। ये तो सामाजिक स्तर पे हो गया। हम ये भी देखा जा रहा है कि पारिवारिक विघटन भी तेजी से हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल टूट रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, और न्यूक्लियर फैमिली में भी कभी कभी बड़ा दुख होता है कि पहले शादियां हो जाती थी। कभी लोग कहते थे कि 1947 में या कब डाइवोर्स का शायद एक मुकदमा कभी आया हो, और आजकल डाइवोर्स के मुकदमों की बहुतायत संख्या है। तो लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते और आइसोलेशन में रहते हैं, पढ़ते नहीं है, जीवन को समझते नहीं है। समग्रता में जो है ना, कामायनी में इनके इसमें जयशंकर प्रसाद जी का, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनो। पहले देखिए, कोई घर का मुखिया होता था तो छोटे भाइयों की बच्चियों की शादी में भी वही सब पूरा रोल अदा करता, भतीजियों की भी शादी, नहीं, पूरे गांव की शादी होती थी, पूरे गांव की शादी होती थी। एक लड़की की शादी मतलब गांव की, पूरे गांव की शादी होती थी, पूरा गांव जुट करके उसको अपनी इज्जत समझता था, गांव की पूरी होती थी। हमारे सामाजिक मूल्य बहुत दुखदायी है कि धीरे धीरे काफी कम हो गए हैं और व्यक्ति बहुत आइसोलेशन में रह रहा है और मटेरियलिस्टिक बहुत होता जा रहा है, जो उसके दुख का कारण है। दुख का एक कारण ये भी है कि कॉन्फ्लिक्ट हर फ्रंट पे बढ़ता जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है और कॉन्फ्लिक्ट सलूशन व्यक्ति नहीं कर क्या वजह क्या हो? क्या देखिए, मुझे लगता है कि व्यक्ति बहुत ही स्वार्थी हो गया है, महत्वाकांक्षी हो गया है। नहीं, महत्वाकांक्षी इन द सेंस कि वो उसकी तृष्णाएं कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है, उसकी तृष्णाएं बढ़ रही हैं। वो सोचता है अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने, और अगर गांव का कोई बच्चा है, कोई अनाथ बच्चा है, उसका ख्याल नहीं होता है। ये दुख की बात है और ये घोर पाप है। आप कहीं भी, आप किसी भी जगह देख लीजिए, मेड सर्वेंट होती हैं और कितना कम तनख्वाह उनको मिलती है, लोग डांटते भी रहते हैं। उनकी मजबूरी देखिए कि दूसरे का जूठा बर्तन धोती हैं, दूसरे का घर में डस्टिंग करती हैं, और लोग पैसा भी कम देते हैं और डांटते भी रहते हैं। एक दिन नहीं आई तो कहते हैं तुम्हारी तनख्वाह काट लेंगे, वो भी बीमार हो सकती है, वो भी कहीं रिश्तेदारी में जा सकती है। तो मानवता हम लोग भूल गए। हम लोगों के अंदर थोड़ा सा भी संवेदनशीलता। अब ये जो वर्चुअल दुनिया बन रही है जी, आभासी दुनिया, आभासी रिश्ते जी, उससे आपको क्या लगता है कि और खोखलापन नहीं बढ़ेगा? बहुत खोखलापन बढ़ रहा है भाई। हमको तो हर चीज पर कोई न कोई शेर याद आ जाता है। इसी शहर में कई साल से मेरे बहुत सारे अजीज हैं, मुझे उनकी कोई खबर नहीं, उन्हें मेरा कोई पता नहीं। वाह। किसी को कोई मतलब ही नहीं रहता है। साथ के पड़े दोस्त हैं और किसी से मिलना नहीं जा रहा, कोई मिलने नहीं जाता। मुझे लगता है कोई किसी के यहाँ मिलने जाए तो उसको ही पता नहीं अच्छा लगता है कि नहीं लगता। हर आदमी अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपना पता नहीं किस दुनिया में पड़ा हुआ है, क्या मतलब अपना वही कर रहा है।
मेटरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है और व्यक्तित्व को खोखला करता चला जा रहा है। लेकिन किसी न किसी दिन हर व्यक्ति को पश्चाताप होगा। सीनियर सिटीजन की भूमिका को लेके आप क्या सोचते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं समाज के लिए? देखिए, ऐसा है कि नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार देना और संवेदनशीलता डेवलप करना लोगों में, और खास करके जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं इनको थोड़ा डिस्करेज करके एक साथ सबको एक साथ लेकर, जैसे पहले हमारा परिवार रहता, तो अब उसको रिस्टोर करने की जरूरत है। तभी हमारा परिवार समग्र परिवार बनेगा। व्यक्ति का एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा तो परिवार भी स्वस्थ रहेगा, समग्रता रहेगी, फिर समाज में भी समग्रता रहेगी, देश में भी समग्रता रहेगी। ऐसे तो अकेले आदमी बहुत खोखला होता जा रहा है, उसका व्यक्तित्व डिटेरियोरेट होता चला जा रहा है। उसका असर पूरे समाज पर पड़ रहा है, पूरे समाज पर पड़ रहा है, परिवार पर पड़ रहा है। एक समय मतलब कभी कभी डर लगता है कि हर व्यक्ति, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानसिक तनाव होता है किसी न किसी वजह से, झलकता है और उसकी वेदना झलकती। ये बताइए कि जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आने वाली पीढ़ी में टैलेंट बहुत है, फोकस भी बहुत अच्छी तरीके से कर, साधन सुविधाएं बहुत हैं, साधन सुविधाएं हैं, IT का जमाना है, एप्लीकेशंस बहुत हैं। हम लोगों के ज़माने में अलग अलग लाइब्रेरी में दूर दूर के पुस्तकालयों में जाकर अच्छी पुस्तकें ढूंढ कर हम लोग पढ़ते। अब सब ऑनलाइन है, अब सब कुछ ऑनलाइन है, गूगल पर सब कुछ उपलब्ध है, तो उनको सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं। और इंटेलिजेंट भी आजकल नई जनरेशन पहले से कम नहीं है, ज़्यादा ही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक तो यह है कि थोड़ा सा उनको साहित्य पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। जैसे महाभारत के सारे पात्र हैं, उनकी जीवनी, मतलब हर तरीके के साहित्य पढ़ना चाहिए, और नाटक भी देखने चाहिए, नाटक भी पढ़ना चाहिए, कहानियाँ भी पढ़ना चाहिए, और अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। और हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका एक दायित्व बनता है कि प्रतिदिन अपने अपने घरों में ही सही, अपने अपने मोहल्लों में सही, अपने अपने पार्क में सही, बच्चों को कुछ न कुछ शिक्षा दें। नहीं, उनको देखिए, हम खाली बता ही सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। नहीं, बताने का असर पड़ता है। बताने के लिए इतना ही काफी है कि अपनी धरोहरों को संभालिए, अपनी संस्कृति, अपने पारिवारिक। अब देखिए कितनी विडंबना है कि जिस देश में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव की बात होती थी, उस देश में मतलब ये पेरेंट्स और फादर मदर के लिए एक एक्ट लाना पड़ा है, गार्जियंस के लिए एक भारत सरकार को एक्ट लाना पड़ा है। यूपी गवर्नमेंट ने भी उसको अडॉप्ट किया है कि अगर किसी फादर मदर के गार्जियन के नई जनरेशन उनका ख्याल नहीं रखती, उनकी सुरक्षा का, उनके भरण पोषण का ख्याल नहीं रखती, तो दैट इज मतलब पनिशेबल एक्ट। कितनी शर्मिंदगी की बात है, हमारे देश में इस तरह का कानून लाना पड़ा। देश की, समाज की, तो हर चीज कानून से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। राम गणेश जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हम आपसे ये भी अनुरोध करेंगे कि जो कुछ भी आप सोचते हैं उस पर उसको लिपिबद्ध भी करते जाएं, ताकि वो कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे। धन्यवाद, आपकी सलाह बिल्कुल मानेंगे और अच्छा करते हैं। दोबारा हम लोग फिर इसी मंच पर जरूर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।